जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 8 रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम लोग कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी का जो टॉपिक आपका दिया हुआ था उसके बारे में समझेंगे, जिसके अंदर हम लोग शाहबानो केस एंड आपका अयोध्या उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये समझेंगे कम्युनलिज्म यानी पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन को घुसाने वाली जो राजनीति है हमारी, वो कब से स्टार्ट हुई इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो हम रहेगा वो इमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस के बारे में समझेंगे, जो रहेगा आपका लोकसभा इलेक्शन 2004 से लेकर के 19 तक। इसके अंदर हम ये समझेंगे कि आज तक आपने पढ़ते आए, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी कैसे स्टार्टिंग से डोमिनेट करते आ रही थी, बट आफ्टर 1990s होता क्या है कि ये जो डोमिनेंट रहता है ये पूरी तरह से बदल जाता है, एक नए कंसेंसस का इमरजेंस होता है। उसी के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है, अगर मैं सबसे सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं, तो जब किसी भी जगह या सिंपल भाषा में कहें तो रिलीजियन के आधार पर, धर्म के आधार पर जब आपकी राजनीति होती है, क्या होती है, पॉलिटिक्स की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका कम्युनलिज्म कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी एक कम्युनिटी को बढ़ावा देना, किसी एक रिलीजियन को आगे बढ़ाना, यही आपका क्या है, कम्युनलिज्म कहलाता है। और वहीं सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म जो है इसका बिल्कुल भी एकदम ऑपोजिट है। मतलब जब क्या हो, सारे रिलीजियन को, सारे कह सकते हैं आपके धर्म को, सारे कम्युनिटी को क्या किया जाए, इक्वल ट्रीट किया जाए, सबको एक समान अधिकार दिए जाए। किसी को ये ना कहा जाए कि आपका रिलीजन जो है बहुत क्या हो, बहुत महान है। मतलब महान कहने मतलब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में सरकार कहे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या करे, बहुत ज़्यादा पूरे कह सकते हैं वेलफेयर स्कीम लाई जा रही है, उनकी क्या कहिए, उनकी कम्युनिटी के लिए टुवर्ड्स काम कर रही है, और एक कम्युनिटी को पूरा इग्नोर कर दे रही है, तो वो आपका सेक्युलरिज्म नहीं, वो कम्युनिज्म कहलाता है। सेक्युलरिज्म मतलब कि सारे लोगों को एक साथ क्या कहिए विकास किया जा रहा है, सारे लोगों के लिए जो रूल हैं, जो नियम हो, सबके लिए एक समान हो, तो आपका सेक्युलरिज्म कहलाता है। ठीक है, ये दोनों बात आपकी क्लियर हुई। अब हमें इसमें समझना ये है इस टॉपिक के अंदर कि हमारे भारत देश के अंदर ये जो कम्युनलिज्म है, यानी धर्म के राम नाम पर जो राजनीति है, वो कब से स्टार्ट हुई, यही जो है हमें इसके अंदर समझना है। अब इसको समझने के लिए हमें पहले जो है कुछ पार्टीज के बारे में समझना पड़ेगा, उनकी ओरिजिन कैसे हुई वो समझना पड़ेगा, तब जाके हम ये समझ पाएंगे। ठीक है, तो कहानी कुछ आपकी ऐसी है कि जब हमारा भारत देश आपका पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान वालों ने कह दिया कि हम जो होंगे अपनी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बढ़ावा देंगे, हम इस हमारा जो देश है इसके ऊपर बेस्ड होगा, सेक्युलरिज्म की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन भारत में क्या हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी थे, भारत में माइनॉरिटीज भी क्या थी, संख्या ज़्यादा थी, संख्या ज़्यादा मतलब अलग-अलग लोग तरह थे। अगर भारत में भी ऐसा कर दिया जाता तो उनकी जो थी रहने में बहुत दिक्कत हो जाती, ठीक है? वो डेवलप नहीं कर पाते। तो भारत के हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो होंगे एक सेक्युलर होंगे, हम जो होंगे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे। तो उसका मतलब क्या होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ऑल। ठीक है, हाउएवर अब होता क्या है कि समय आप जब आपका आगे बढ़ता है, समय का पहिया आपका आगे घूम बढ़ता है, और जब ये 1980s के आसपास पहुंचता है, तो अब ये जो सेक्युलरिज्म वाली चीज थी ना,
अब ये देखा जाता है कि उससे पहले आपकी जो पार्टी वगैरह थी ना, ये भी क्या थी, एक तरह से इसी तरह से चलती रहती, सेक्युलरिज़्म की चलती थी। लेकिन 1980s के बाद कुछ ऐसे डेवलपमेंट आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब जो है यहाँ पे राजनीति के अंदर धर्म को क्या किया जाता है, जोड़ना स्टार्ट किया जाता है, लाना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है? वो क्या डेवलपमेंट थे या उससे किस पार्टी को फ़ायदा हुआ, क्या उनसे पार्टी ग्रो कर गई, ये सब चीज़ें हमें जो है समझना है। ठीक है? तो कम्युनिज़्म का क्या मतलब था, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका। कम्युनिज़्म मीन्स seeing one's own religion as superior to other and using religion for political और social division। ठीक है? तो अब हुआ क्या, जैसे मैंने बताया पार्टी के बारे में समझना पड़ेगा तब हम जाके कम्युनिज़्म के बारे में, वो कौन-सी पार्टी है? तो हमें जो है बीजेपी के बारे में समझना पड़ेगा, उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएँगे। ठीक है? तो देखिए हुआ क्या, जब आपका इमरजेंसी का पीरियड खत्म हुआ और कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया कि हम इलेक्शन कराएँगे, जो था 1977 का इलेक्शन। तो उस समय अपोज़िशन्स में या कांग्रेस के अलावा जो पार्टीज़ थी, उसमें से एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ ये वही पार्टी है जिसका जो ओरिजिन था, वो 1951 में हुआ था। ठीक है? कब हुआ था? 1951 में था। इसके जिसके आपके कह सकते हैं जो मतलब वो फाउंडर थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे और इसके इनके अंदर जो दीनदयाल उपाध्याय जैसे लीडर्स भी देखे गए हैं। ठीक है? तो भारतीय जनसंघ ने और पार्टियों के साथ मिलके और मेंबर्स के साथ मिलके, उसके कुछ मेंबर्स और उसके कुछ अलग-अलग पार्टी के मेंबर्स ने मिलके एक नई पार्टी का यहाँ गठन किया जाता है 1977 इलेक्शन के दौरान। वो नई पार्टी का नाम होता है जनता पार्टी। और गठन होने के बाद क्या होता है कि 1977 का जो इलेक्शन होता है, उसमें ये जनता पार्टी जीत जाती है। क्यों जीत जाती है? इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न रहता है, वो रहता है आपका इमरजेंसी। क्योंकि जनता जो थी बेसिकली साउथ, हमने इमरजेंसी का जो पढ़ा था उसमें देखा था, कि नॉर्थ में ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, तो वहाँ की जनता बहुत नाराज़ थी कांग्रेस पार्टी से। तो उस नाराज़गी का रिज़ल्ट आपको इस इलेक्शन में देखा गया और कांग्रेस जो थी ये इलेक्शन हार जाती है। बट होता क्या है कि जनता पार्टी जब आपकी सरकार बना लेती है, 1-2 साल बाद जनता पार्टी जो है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, वो एक साथ मिल-जुल के सरकार नहीं चला पाते और ये जनता पार्टी जो है ये कोलैप्स कर जाती है। ठीक है? क्या है कि जनता पार्टी आपकी कोलैप्स कर जाती है 1979-80 के दौरान। ठीक है? तो इसके बाद इसके जो फॉर्मर मेंबर होते हैं जनसंघ के, ये क्या है, एक नई पार्टी की शुरुआत करते हैं और उस नई पार्टी का नाम दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी। 1980 में इसकी फॉर्मेशन होता है। ठीक है? इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब इससे कम्युनिज़्म का क्या मतलब हम समझेंगे आगे। बीजेपी जब आपकी स्टार्टिंग में बनी थी, तो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी, बीजेपी की ये कहा गया कि ये जो होगी गांधीयन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करेगी, यानी गांधी जी की विचारधाराओं पे चलेगी, जिसमें उन्होंने इक्वालिटी की बात की, नॉन वायलेंस की बात, सॉरी, एंड वेलफेयर ऑफ ऑल की बात की गई इसके अंदर, कि हम जो होंगे एक नई सोशल इकोनॉमिक सिस्टम बनाएँगे, वो सबको एक समान देंगे, ठीक है? एक समान रिस्पेक्ट देंगे, सबके वेलफेयर की बात करेंगे। ठीक है? इसके बाद पार्टी बन गई। अब बात आई पार्टी बनी, इसका मतलब इलेक्शन तो होना ही था, इलेक्शन आपका हुआ। 80 का इलेक्शन हुआ, माफ़ करिएगा 84 का आपका इलेक्शन वगैरह जब हुआ, तो उसमें ये देखा गया कि बीजेपी जो थी, इसको नहीं जीत पाई इलेक्शन, ठीक है? बहुत कम वोट्स इसे मिले, ठीक है? मतलब हार गई। अब इसके बाद ये फैसला लिया गया कि बीजेपी जब हार गई, तो आपकी यहाँ पे बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी पे काम करना शुरू किया। उसने ये सोचा कि हमें जो है अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो होगी बदलनी पड़ेगी और 1986 से के बाद से 1980 तक जाते-जाते बीजेपी जो है अपनी ये स्ट्रैटेजी जो है पूरी तरह से बदल देती है। एक गांधीयन सोशलिज्म से फॉलो करने वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली, आई एम सॉरी, पार्टी, वो जो है हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करना परस्यू कर देती है। हिंदुत्व मतलब क्या? हिंदुत्व जो ये शब्द है, इसे पॉपुलराइज्ड आइडियोलॉजी जो है, इसे पॉपुलराइज्ड किया गया था, यानी दिया गया था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि इट मीन दैट टू बी अगर आपको भारत का नागरिक रहना है, मेंबर रहना है,
तो आपको केवल भारत का सम्मान ही नहीं बट उसकी जो होली लैंड है, बट उसे एज़ अ पुण्य भूमि, एज़ अ होली लैंड भी देखना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा। केवल ये नहीं कहना कि भारत हमारा देश है, हम सम्मान करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आप वहाँ की जो उसकी परंपराएँ हैं, उसकी जो कल्चर है, उसका भी सम्मान करना पड़ेगा, उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? बिलीवर्स ऑफ हिंदू ये आर्ग्यू करते हैं, हिंदुत्व माफ़ करिएगा, आई एम सॉरी। हिंदुत्व ये आर्ग्यू करते हैं दैट अ स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बिल्ड हो सकता है जब आप क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत हो, वहाँ के लोग मजबूत हों और एक साथ यूनाइटेड रह के देश को, कल्चर को आगे बढ़ाएँ, देश को आगे बढ़ाएँ, तभी जो है एक नेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये होता है हिंदुत्व का मतलब। अब हम समझते हैं कम्युनिज़्म की शुरुआत कैसे हुई। तो रिलेशन इसका बीजेपी से ही है। ठीक है, अब जीजवी में मतलब कह सकते हैं इससे 2 मेजर ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जहाँ से ये धर्म की राजनीति जो है स्टार्ट कर रहती है, वो उसको ट्रिगर करने का काम करते हैं। पहला जो मेजर डेवलपमेंट था वो था आपका शाहबानो का केस 1985 का और सेकंड जो डेवलपमेंट था वो था आपका अयोध्या इश्यू। शाहबानो का केस ये था 1985 का कि उस समय एक महिला थी, शाहबानो उनका नाम था। शी वाज़ अराउंड 62 60 आस-पास थी। तो हुआ क्या कि इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने क्या थे, इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने इनको इस एज के दौरान क्या किया, डाइवोर्स दे दिया। ठीक, क्या कह दिया, डाइवोर्स दे दिया। इन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया बिकॉज़ ये जो थी मुस्लिम थे, इस्लामिस्ट थे। ठीक है, ट्रिपल तलाक क्या किया, इन्हें दे दिया। अच्छा, ट्रिपल तलाक दे दिया तो साहबानो जो थी वो तो भैया इतनी बूढ़ी औरत थी कि अपना ये गुज़ारा कैसे कर पाती इस एज में। तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि सुप्रीम कोर्ट से मदद माँगी कि आप जो हो मुझसे, मुझे एलिमनी चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए बेसिक लिविंग के लिए हर महीने, आप मुझे दिलाओ मेरे हस्बैंड के द्वारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये जो होता है दाखिल करती है, 125 केस सीआरपीसी सेक्शन के अंदर हुआ है। ठीक है, वो क्या था अभी हम आगे देखते हैं। दाखिल होता है सुप्रीम कोर्ट भी, ये केस चलता है, एग्री करती है इनके रूल में, क्या कर मतलब इनके में ही फेवर करती है। ठीक है, अपना वो सुनाती है कि इन्हें जो होगा क्या होगा, एलिमनी क्या होगा हस्बैंड को देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस्लामिस्ट में क्या होता है, जब कोई ट्रिपल तलाक होता है तो उसकी रूल क्या करती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो क्या करती है कि अगर हस्बैंड तैयार कर स्टार्टिंग में ही क्या है, उन्हें एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिहर ये आइस कुछ ऐसे कहा जाता है, उसे देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको मंथली सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं, आप एक स्टार्टिंग में ही एक स अमाउंट दे दो, उसके बाद आपको कोई भी तरह की सपोर्ट या मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको देना पड़ेगा। आपको क्या है, मंथली मेंटेनेंस देना पड़ेगा साहबानो केस में। अब इससे क्या थे कि जो आपकी कंज़र्वेटिव्स मुस्लिम होते हैं, वो क्या है भैया पूरी तरह से नाराज़ हो जाते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पर्सनल लॉ में कैसे दाखिल दे सकती है, कैसे मतलब कर सकती है हमारे अंदर, ठीक है? तो जब नाराज़ होते हैं तो उस समय सेंटर में आपकी राजीव गांधी जी की क्या थी, गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो ये इनको खुश करने के लिए क्या करते हैं, एक कानून ला देते हैं और वो कानून क्या कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का रहता है, वर्डिक्ट रहता है, इसको क्या है, मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ कुछ ऐसा था, भी हम देख लेंगे आगे कि कहानी पहले समझिए कि ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये थी इसको इनवॉइड कर देती है, इसको ओवररूल करके कहती है कि अगर आपने स्टार्टिंग में मेहर दे दिया, एक अमाउंट से दे दिया, तो आपको मंथली मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या करती है, इनवैलिड कर देती है। अब इसी पे क्या है भैया, बवाल मच जाता है। बवाल क्यों मच जाता है कि एक तो आपकी जो वुमेन्स रहती हैं, क्योंकि ये एक तरह से उनके लिए क्या थी, वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए एक अच्छी बात थी, ठीक है? जो इस एज में मान लीजिए डिवोर्स दे दिया और जो अपनी मंथली, ठीक है, जो काम कर रही हूँ, जो मान लीजिए अपनी इनकम कर सकती है, जो एक वर्किंग वुमन है उसके लिए नहीं, लेकिन जो नहीं हो, वो आखिर कहाँ जाएँ? ठीक है, तो उनके लिए तो एक बेहतर चीज़ थी, तो वो उनके नाराज़ हो गई, जो आपके ऑर्गनाइज़ेशन से वो नाराज़ हो गए। अब बीजेपी जो थी उसे उन्हें इसे अपॉर्च्युनिटी देखा और यहाँ पे कांग्रेस को क्या किया, कोसना शुरू किया, ठीक है? उन्होंने बहुत एक्यूज़ेशन लगाया और क्या चीज़ें थी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो यहीं से बीजेपी ने ये कहा कि सरकार जो है माइनॉरिटी को क्या है, ज़्यादा दे रही है, बढ़ावा दे रही है, इनको खुश करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ये ला दिया, कानून ला दिया। तो यहाँ से कुछ तरह से आपकी राजनीति जो धर्म के मतलब
क्या कह सकते हैं, राजनीति के अंदर धर्म वाली जो एंगल था घुसना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहीं से बीजेपी माइनॉरिटी को अगेंस्ट लादने लगती है और हिंदुत्व की वो चीजें जो आने लगती हैं, ठीक है। ये आपकी कहानी थी, ठीक है। जैसे मैंने बताया, उनको डाइवोर्स दे दिया जाता है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, तो मेंटेनेंस करती है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो ये अलाउ करती है कि एक डाइवोर्स वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो क्या हो, बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस के लिए मनी जो है क्लेम कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उनके फेवर में रूल करती है, बट कंजर्वेटिव मुस्लिम लीडर्स इसे अपोज करते हैं, उसे इंटरफेरेंस देखते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो ये कहती है, allows men to give meher a fixed amount at the time of divorce but does not require continuous maintenance, ठीक है। कांग्रेस की सरकार रहती है, गुस्सा शांत करने के लिए लॉ लाती है, मुस्लिम प्रोटेक्शन, ठीक है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जो इसे नॉलिफाइड कर देती है और कहती है, इफ सेड अ मुस्लिम वुमेन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी आफ्टर डाइवोर्स, दे कैन ओनली गेट व्हाट वाज अलाउड अंडर मुस्लिम पर्सनल, मतलब केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वही उन्हें मिल सकता है, उसके अलावा और की चीजें नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है नलिफाइड हो जाती है। अब ये जो एक्शन होता है, ये मैनी मुस्लिम ग्रुप्स, इंटेलेक्चुअल्स, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, इसके अगेंस्ट हो जाती है, और यही बीजेपी जो है कांग्रेस को अपीजमेंट पॉलिटिक्स यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये क्या होता है, मतलब माइनॉरिटीज को अपनी राजनीतिक गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देना, इसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहा जाता है। बीजेपी यहाँ कांग्रेस का एक्विजिशन लगाती है और यहीं से आपकी जो है धर्म वाली एंगल, धर्म वाली चीजें जो है पॉलिटिक्स के अंदर होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बीजेपी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बीजेपी जो है इट बिगेन फोकस हिंदुत्व के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देती है। अब दूसरा जो होता है इशू, वो होता है अयोध्या का। अयोध्या का ये इशू ये था, आई थिंक इससे तो आप सब लोग वाकिफ होंगे बहुत बढ़िया से। 1528 में हुआ क्या था कि बाबर जो थे, बाबर के आपके उनके जनरल थे, ठीक है, क्या नाम था, मीर बाकी उनका नाम था, ठीक है। तो बाबर के जनरल जो हैं वो अयोध्या में एक 3 डोम स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, बिल्ड करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मॉस्क का निर्माण करते हैं, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको हो जाता है। अब होता क्या है, जब आपका समय का पहिया आगे बढ़ता जाता है, घूमता जाता है, समय आपका आगे बढ़ता जाता है, होता क्या है कि जब लोग वहाँ पे जाने लगते हैं कुछ साल बाद, तो वहाँ के जो लोग थे, जो हिंदू हिंदू फॉलो करने वाले लोग थे, वो क्या है, वहाँ जब जाते हैं तो वो दीवालों पे और हर जगह, क्योंकि हम ये कहानी आपको, ये कहानी नहीं, ये स्टोरी जो है, ये सच्ची बात जो है, ये हमको सबको पता है कि अयोध्या जो है ये भगवान राम की क्या है, जन्मभूमि है, राइट, यही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये हैरान करने वाली बात थी कि इस जन्मभूमि पे एक मॉस्क कैसे बन जाता है, बाबरी मस्जिद कैसे बन, जब लोगों ने उस मस्जिद के अंदर गया, तो कई जगह नोटिस ये किया है कि कई जगह हिंदूज के अंदर जो सिंबल्स वगैरह होते हैं वो नोटिस किया गया। तो फिर जब आपकी नोटिस करने गया है, तो यहाँ से कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हो गई कि जन्मभूमि भूमि की जगह यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है कि मस्जिद के अंदर ये सब चीजें देखी जा रही हो, ठीक है। तो फिर आपकी कहानी आगे बढ़ी, कहानी आगे बढ़ते बढ़ते कोर्ट के अंदर गई, ठीक है, बहुत सालों से होती गई, ठीक है, लड़ाइयाँ हुई, बहुत चीज़ें हुई, डिस्प्यूट्स हुए, ठीक है। इसको और डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। हुआ कोर्ट में आपका केस गया और कोर्ट में केस जाते-जाते बहुत डिकेड तक कंटिन्यू रहा। फाइनली 1940 में इस मस्जिद को क्या किया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट मामला में चल रहा होता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि जब कोई ज़मीन के ऊपर केस चल रहा होता है ना, तो उस केस को ऐसा कर दिया जाता है कि इस ज़मीन को ना ये पक्ष यूज़ कर पाएगा ना ये, ठीक है, इसको यहाँ पे रोक दिया जाता है। कोई भी चीज़ अगर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, मॉस्क के अंदर रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, ताला मार लगा दिया गया। फिर अब हुआ क्या, ठीक है, फिर कहानी आपकी आगे बढ़ती गई, केस वगैरह चलता रहा। टर्निंग पॉइंट कब आया, जब 1986 में फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जो कि अभी अयोध्या में पड़ता है, उसने इस स्ट्रक्चर को अनलॉक करने का, खोलने का रूल दिया और ये कहा कि आप जो हो वहाँ पे जाके वर्शिप कर सकते हो, हिंदूज जो है वहाँ पे वर्शिप कर सकते हैं जाके, ठीक है। और वहाँ पे, ठीक है, शिलान्यास वगैरह भी, ठीक, उसके बाद फिर कहानी आके आगे बढ़ी और वहाँ पे शिलान्यास वगैरह भी किया गया, ऑलराइट। और शिलान्यास भी दिया गया, पर फर्दर कंस्ट्रक्शन को वहाँ रोका गया था। अब इसमें बात, दिक्कत ये थी ना कि हिंदू कम्युनिटी, राम श्री राम जी के जन्म की बात थी, स्थान की बात थी।
हुआ क्या था, मतलब ये वहाँ पे कहना था कि जो बाबरी मस्जिद थी, वो श्री राम जी का जो टेम्पल था, वहाँ पे टेम्पल हुआ करता था, उसको तोड़ के क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है? तोड़ के वहाँ पे इसका बिल्ट किया गया है, निर्माण किया गया है, राइट? ये आपका पूरा कंट्रोवर्सी था। ये इसी कुछ केस चल रही थी, फिर जब खोला जाता है ताला वगैरह, वहाँ पे वर्शिप के लिए दिया जाता है, फिर आपकी कहानी बढ़ती जाती है, बीजेपी यहाँ एक्टिव होती जाती है, साबानों के साथ ऑलरेडी वहाँ से एक चला जाता है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बीजेपी अपनाई चुकी होती है, रथ यात्रा वगैरह निकाला जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रायट्स वगैरह होते हैं। अब होता क्या है, ये बात आगे बढ़ते-बढ़ते आती है आपकी 1992 में दिसंबर 6 दिसंबर को अयोध्या में। यहाँ पे क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों की मात्रा में लोग पूरे देश से क्या है उस अयोध्या में इकट्ठा होते हैं और उस मॉस्क को क्या है तोड़ देते हैं, डेमोलिश कर देते हैं, ठीक है? इससे पूरे देश में क्या है क्लैशेज़ हो जाते हैं हिंदू जन मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, और जितनी भी पार्टियाँ होती हैं, इवन बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी खुद क्या है रिग्रेट जताते हैं इसके ऊपर जो ये घटना होती है अयोध्या में, ठीक है? मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ इसे कंडेम करती हैं इस डेमोलिशन को, और ये डिक्लेयर करती हैं कि ये सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, ठीक है? देखिए, यहाँ पे बात ये ध्यान देने वाली है कि ऐस किसी भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ज़रूर होने मतलब इट इज़ वो होने ही होने हैं, ठीक है? तो हाउएवर अब भारत के ऐसा देश है, यहाँ पे कितनी रिलीजियस, कितनी कल्चरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो यहाँ तो और ज़रूरी मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो होना है ही। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसे क्या है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए क्या हो रिसॉल्व करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी को प्रयास में करते-करते बहुत ज़्यादा आपकी फिर बात आगे बढ़ती है, मीडिएशन किए जाते हैं कि आप दोनों पक्ष बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, पर कोई उनका सॉल्व नहीं निकलता है। कोर्ट भी करती है कि आप लोग आपस में मिल-जुल के देखो कुछ कर लो। कोर्ट हियरिंग चलती आती है एंड फाइनली क्या होता है, एविडेंसेस के आधार पर मतलब वहाँ पे एग्जीबिशन कराया, मतलब वहाँ खुदाई की जाती है, आर्कियोलॉजिकल बेस्ड सर्वे कराए जाते हैं और उसके आधार पे ये चीज़ें नोटिस की जाती है। फिर आपके पुराण वगैरह, इस पीछे की कहानी वगैरह देखी जाती है, चीज़ें देखी जाती है और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है 5-0 से वर्डिक्ट सुनाती है। इस और वहाँ पे ये इश्यू रिसॉल्व हो जाता है। वर्डिक्ट में क्या कहती है कि जो स्थान था वो जो होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को क्या किया जा चाहिए, उसको दे देना चाहिए ट्रस्ट को राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। और जो कंसर्न गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट को ये कहती है कि आपको जो होना चाहिए बड़े पैमाने पर एक ज़मीन जो होगा वो आप सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दोगे, जहाँ पे वो अपना मॉस्क बना सकें, ठीक है? तो ये था आपका अयोध्या का इश्यू कैसे रिसॉल्व हुआ। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है, डेमोक्रेसी के अंदर कितनी आसानी से हालाँकि समय बहुत लंबा लगा बट लास्ट में जो उसका रिज़ॉल्यूशन निकला कितनी आसानी से हो गया। इन मतलब इन दिस वे डेमोक्रेसी गिव्स रियल रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन। कभी आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी पूछ भी ले तो आप ये अयोध्या वाला इश्यू भी उसके अंदर रख सकते हो कि हाउ डेमोक्रेसी गिव द रूम फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन इन अ प्लूरल सोसाइटी लाइक आवर्स, ठीक है? इसे ड्यू प्रोसेस के द्वारा अपना किया गया, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो सोसाइटी के द्वारा बहुत लार्ज पे हुआ था, ठीक है? तो 2 मेजर आपके डेवलपमेंट शाहबानो केस एंड राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था, वहाँ से आपकी कुछ हद तक जो है ये राजनीति जो है रिलीजन के बेस पे स्टार्ट होती है। कैसे होती है वो हमने देखा, ठीक है? अब हम आते हैं बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन 2004 से 2019 के बाद। देखिए, हम सब ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2004 से पहले आपकी जो वहाँ पे सरकार थी, किसकी सरकार चल रही थी? एनडीए की गवर्नमेंट चल रही थी जो बीजेपी के द्वारा लीड की जा रही थी, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब होता क्या है, जो उससे पहले मतलब कि आपका ये जो एरिया होता है 1999 से 2004 के बीच में क्या होता है, एनडीए की सरकार जो होती है वो मतलब क्या कहती है, मतलब भारत को ये दिखाने का प्रयास किया जाता है उसके अंदर कि भारत जो है बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, इसकी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है। लेकिन जब ग्राउंड पे लोग रियलिटी देखते हैं तो उनकी जो विकास है, उनके ऊपर लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो गरीब थे वो गरीब ही रहते हैं, ठीक है? फार्मर का आपका किसान का जो दिक्कत होता है वो वहीं रह जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट वहीं रह जाते हैं, पॉवर्टी वहीं रह जाती है। इससे क्या है लोगों को इतनी सरकार योजनाएँ ला रही होती हैं बट उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो इससे गुस्सा होके लोगों के अंदर क्या है, नाराज़गी उत्पन्न होती है और उसी नाराज़गी का रिज़ल्ट क्या होता है, लोकसभा इलेक्शन 2004 में एनडीए हार जाती है और वहाँ पे एक नई
क्या है पार्टी बनती है जो कि कांग्रेस के द्वारा लीड की जाती है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार वहां पे आती है, जिसको लेफ्ट फ्रंट पार्टी के द्वारा सपोर्ट होता है। यानी 2004 में यूपीए जीत जाती है, कांग्रेस जीत जाती है। अब फिर बात आपकी आगे बढ़ती है, बात आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक ऐसा समय आता है, ठीक है, इस समय आता है यूपीए जो सरकार होती है पहली, वो क्या करती है, एक डील साइन करती है, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ये क्या था कि ये डील क्या है, इंडिया को अलाउ करती है कि टू ट्रेड न्यूक्लियर मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी विथ यूनाइटेड स्टेट। इवन भारत जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं होता, उसके बावजूद ये सब चीजें क्या थी, जो आपका सेकेंड बुक है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला, उसके अंदर हम समझेंगे स्टेट वगैरह के बारे में। ठीक, अभी यहाँ समझ ले एग्रीमेंट रहता है यूपीए की सरकार के अंदर, उस एग्रीमेंट को जो लेफ्ट पार्टी होती है उसके अगेंस्ट रहती हैं, लेफ्ट पार्टी अगेंस्ट रहती हैं, तो क्या करती हैं, इस यूपीए की सरकार को सपोर्ट हटा लेती हैं। पर उसके बावजूद यूपीए की सरकार जो है मैनेज कर लेती है अपना हाथ पैर मार के, और अपनी पूरी टेन्योर जो है कंप्लीट कर लेती है। ये कहानी थी 2004 के बाद की इलेक्शन से लेकर 2009। फिर 2009 का इलेक्शन आता है, और इस इलेक्शन में क्या होता है, 15th लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस जो है इस बार और भी ज्यादा वोटों के साथ क्या है जीत जाती है, बिकॉज उसमें काम हुआ था, थोड़ा मोड़ा भी कह सकते हैं कि काम हुआ था, लोग प्रसन्न थे, तभी सीट्स बढ़ी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या है फिर से एज अ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं सेकेंड टर्म, हेडिंग द कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपीए। लेकिन इसके बाद से क्या है कि कहानी पलटना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, यूपीए गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे स्कैंडल्स, करप्शन की चीजें क्या है आपकी सामने आती हैं। प्राइस राइज, पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी क्या है उनकी जो बनाई होती है पूरी तरह से पैरालाइज कर जाती है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। एंड इसी के जब कंटेम्प्रेरी क्या होता है, जब चलता रहता है, क्योंकि लोगों के अंदर नाराजगी हो जाती है, अब लोग क्या है एक नई लीडरशिप की तरफ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं जो स्ट्रॉन्ग क्लीन हो। उसी समय भारत गुजरात के सीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो है वो रहते हैं। उनकी जो वहां पे जिस तरह से वो गुजरात को चला रहे होते हैं, उससे क्या है पूरी देश जो है प्रसन्न हो जाती है, पूरे देश के लोग जो है बहुत खुश रहते हैं। और इसी को अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बीजेपी जो है उनको सितंबर 2013 में क्या है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट क्या है घोषित करती है, एंड रिजल्ट वो जो है 2014 का इलेक्शन जीत जाते हैं। और ये इलेक्शन जो होता है ये इतना मैसिव, मतलब क्या है, एक ऐतिहासिक रिजल्ट होता है इसका। क्या, क्योंकि ऐसा पहली बार होता है लगभग 30 साल बाद, पहली बार नहीं मतलब लगभग 30 साल बाद होता है ये चीज, कि कोई पार्टी जो हो उसको एक मेजोरिटी मिल जाती है खुद के बल में। उससे पहले क्या थी, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, हमने स्टार्ट पहले भी देखा था, ठीक है। एंड इट बिकेम फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन 13 years टू इंश्योर सिंगल पार्टी मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है। एनडीए लेड बाई क्या है आपकी टोटल 336 सीट जीत जाती है। बीजेपी जिसमें से केवल दो, बीजेपी का जो होता है 282 सीट बीजेपी और बाकी एनडीए की होती हैं। इवन यहाँ पे क्या होता है कि बीजेपी के पास आप देखोगे 282 सीट ये रहती है, 336 में से इनके एनडीए के पास रहती है। इवन दो इसके बाद बीजेपी जो है ये फैसला लेती है कि वो क्या होंगे, कोलिशन के साथ ही क्या होंगे अपनी सरकार बनाएंगे, ठीक है, कि वो क्या होंगी अपनी पॉलिटिकल कोऑपरेशन को मेंटेन करें और रीजनल बैलेंस बना के रखें इस वजह से, ठीक है। ये जो 14 का था इसे वाटर सेट मूवमेंट कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट कहा जाता है पॉलिटिकल हिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि इट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम कोलिशन पॉलिटिक्स which had dominated since 1990s to a strong single party government, ठीक है। स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो जाते हैं। फिर आपकी बात आगे बढ़ती 2014 से, अब क्या हो, लोग क्या देखते हैं कि डिसीजंस जो है जो उस समय कांग्रेस सरकार में बहुत धीरे लिए जा रहे थे, यहाँ पे जो है बहुत तेजी से लिए जा रहे होते हैं। गवर्नमेंट जो है 3 मेन फैक्टर पे काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर कई सारी योजनाएं लाई जाती है, जैसे मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया आपका, ठीक है। अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव करती है, पूरे इंटरनेशनल में जो है अपनी छवि को क्या है प्रमोट करती, सुधारती है भारत इस समय, ठीक है। बीजेपी काम करती है, एनडीए की सरकार काम करती है। एंड एज रिजल्ट क्या होता है 2019 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन से भी ज्यादा इसे वोट मिलते हैं, ठीक है। इस बार और ज्यादा सीट मिलते हैं, 303 सीट जीत जाती है 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। इवन तो यहाँ पे भी मेजोरिटी मिलती है, बट एनडीए का गठबंधन नहीं छोड़ती है, बीजेपी एनडीए के साथ ही क्या है सरकार बनाती है। ये हमें दिखाता है कोलिशन पॉलिटिक्स जो था, भले ही अब जब वो स्टार्ट हो गया था उस समय, भले ही इसके बाद क्या हो
कितनी भी सरकार को मेजॉरिटी मिले, कोलिशन पॉलिटिक्स का अंत नहीं हो सकता। इसकी इंपॉर्टेंस दर्शाती है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है। दिस पीरियड ऑल्सो मार्क्स अ ड्रामेटिक चेंज इन इंडिया पार्टी सिस्टम। पहले क्या था, कांग्रेस का डोमिनेंट सिस्टम था, फिर मल्टी पार्टी, फिर कोलिशन बेस्ड आती है, फिर अगेन एक डेमोक्रेट सिस्टम क्या है कुछ हद तक स्टार्ट हो जाता है 2014 के बाद से। ग्रोइंग कंसेंसस की हम बात करें, कंसेंसस मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होना। यानी 1990s के दौरान क्या हुआ करता था, जो पॉलिटिकल आज के दौर में पॉलिटिकल कंपटीशन उसके कंपैरिजन में उस समय के दौर से बहुत ज़्यादा है, राइट? कि आज कॉन्फ्लिक्ट हम ज़्यादा देखते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है पार्टी के बीच में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं, जो 1990s के दौरान भले कंपटीशन कम था, पर मतभेद बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, कुछ बहुत डिसएग्रीमेंट हुआ करते थे पार्टी के बीच में। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज हैं, जिसको आज चाहे लेफ्ट पार्टी हो, चाहे राइट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, इन 4 मुद्दों पे क्या है, सहमत दिखाती है, ग्रोइंग कंसेंसस दिखाती है अपना। 4 मुद्दे क्या हैं? ठीक है। तो देखिए, पहला है एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज सब पार्टी जो है, सब चीजें जो है, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1990 के बाद एलपीजी रिफॉर्म लाए थे, उस पे सहमति दिखाती है, उसको बढ़ावा देती है। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्टेज। पहले हम देखते थे कि जब ओबीसी का आपका लाया गया था, मंडल कमीशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उस समय लोगों के बीच में बहुत ज्यादा असहमति थी। लेकिन आज के दौर पर हम देख सकते हैं, आज सारी पार्टी जो है इसकी बात करती है, इसकी क्लेम्स की बात करती है, एक्सेप्ट करती है कि हाँ, हमारे सोसाइटी में कमी है और इस कमी को बढ़ावा देना चाहिए, इस हमें क्या सपोर्ट करना चाहिए। ऑलराइट। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ रोल ऑफ स्टेट लेवल पॉलिटिक्स, ये हमें दर्शा देता है। एग्जाम्पल बेस्ड हो गया क्या, 2014-19 का पूर्ण बहुमत होने के बाद भी जब सरकार जो हो कोलिशन में बने, तो ये दर्शाता है रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज। अब खुद सोचो कि एक पूर्ण बहुमत, यही चीज जो हो आपका 1980s के दौरान 1970s में हुआ हो, और कोलिशन के साथ सरकार ने चुनाव लड़ा हो और मेजोरिटी मिल गई हो, और क्या उस समय ऐसा हो सकता था कि वो क्या हो, कोलिशन के साथ गवर्नमेंट बनाए? नहीं होता। लेकिन जब आपका समय बीता, तो ये दर्शाता है कि रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज, रीजनल पार्टीज का रोल कितना बढ़ा है आज के समय में। उनके बिना आज कोई भी सरकार जो हो, कोई भी सरकार नहीं बन सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। और चौथा है एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिज्म ओवर आइडियोलॉजी। मतलब क्या कि देखिए, पहले क्या हुआ करता था ना, सारी पार्टी जो थी एक विचारधारा, देखिए आज भी सब पार्टी की अपनी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन हुआ क्या करता था, मान लीजिए किसी पार्टी को, हमारी पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, इसकी विचारधारा अलग, इसकी विचारधारा अलग, इसकी विचारधारा अलग। अब क्या हो, इसको अब इलेक्शन कराया गया, तीनों को क्या हो, मेजोरिटी ना मिले। पहले क्या हुआ करता था, मेजोरिटी नहीं मिले तो ये आपस में मिल के ऐसा नहीं करते, सरकार बना लेते थे, ठीक है। उस अगर आइडियोलॉजी नहीं मिलता था तो क्या करते, सरकार नहीं बनती थी, ऐसा चीजें हुआ करती थी, या सरकार टूट जाती थी। लेकिन आज के दौर पर ये होता है, लोग आइडियोलॉजी के प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिकल चीजों पे देखते हैं कि सरकार अगर हमें बनानी, सरकार पावर में रहना, पावर में रहने के लिए लोग भले ही आइडियोलॉजी उनकी डिफर हो, आइडियोलॉजी ओवर प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, प्रैक्टिकल चीजें बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी को पीछे छोड़कर पावर में रहने के लिए आपस में पार्टी मिल जाती है और सरकार बना लेती हैं। यानी प्रैग्मेटिज्म मीन्स प्रैक्टिकल एंड फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स रेदर देन बीइंग रिजिड अबाउट आइडियोलॉजी और थ्योरी। ठीक है, वही सेम चीजें आपकी और सिंपल भाषा में यहाँ लिखा हो, एक बार आप लोग पढ़ लेना जरूर। तो मैंने समझाया, उससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद हम आगे बढ़े। तो जब हमने देखिए पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो बुक हमने स्टार्ट की थी, तो हमने देखा था स्टार्टिंग चैप्टर कांग्रेस पार्टी कितनी डोमिनेंट फोर्स हुआ करती थी। लेकिन समय आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा तो क्या, उस समय आज जब आगे बढ़ा, आपका क्या हुआ, और कंपटीशन बढ़ता गया, और जो एक वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम का रोल चला आता था, वो मल्टी पार्टी में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। रीजनल पार्टीज की जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई। पॉपुलर मूवमेंट, न्यू आइडियोलॉजी का यहाँ पे क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, इंटर्ड इनटू द पिक्चर, ठीक है। आज का जो भारत है, टुडे इंडिया इज वेरी वाइब्रेंट, डाइवर्स एंड डायनेमिक, मार्क्ड बाय बोथ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। इवन दो आपकी इलेक्शन कॉम्पिटिटिव है, बट आज हम देख सकते हैं कुछ चीजों पे जो है कंसेंसस हम देख सकते हैं मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऑन की नेशनल इश्यूज के अंदर, जैसे पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेजेज, लाइवलीहुड, सोशल सिक्योरिटी। ये सब पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा में हमें देखा जा सकता है।
जितनी, ठीक है। सिमिलरली इश्यूज ऑफ जस्टिस, डेमोक्रेसी आर बीइंग वॉइस्ड बाय पीपल। यानी भारत में डेमोक्रेसी, देखिए आज हो सकता है भारत की डेमोक्रेसी जो हो वो परफेक्ट ना हो, बट इट इज वेरी अलाइव एंड इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थ्रू टाइम। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी जो होगा इट विल बी शेप्ड बाय हाउ इंडिया इश्यूज मैटर्स ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजियस बैलेंसेज। ऑलराइट, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक हमारा जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का बुक है वो आपका पूरा कंप्लीट होता है। अगले क्लास से हम जो होगा आपकी जो सेकंड बुक है क्लास 12 पॉलिटी की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, वो क्या होंगे बिगिन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।